नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग से रचित लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फादर कामिल बुल्के के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए पहले हम हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर चर्चा करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियों का मतलब होता है रचना: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, लड़ाई, कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भोबो, खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं का मतलब होता है इच्छा के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा यानी निराश, उदास और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब हम पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। यह एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है और संस्मरण का मतलब होता है कि ऐसी घटना जिसे कभी भूला ना जा सके। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। यानी कहने का अर्थ जन्म तो हुआ यूरोप में, लेकिन भारत को अपनी कर्म भूमि के रूप में उन्होंने माना। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक बीमारी के रूप में यहाँ पर बताया गया, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए जहर का विधान क्यों? अर्थात लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों के बारे में सोचा, उनकी मदद की, ऐसे व्यक्ति को जहरबाद से मरना उचित नहीं, उनको ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी हमेशा प्रभु की आस्था
रखते थे वे प्रभु की पूजा पाठ करना, उनका ध्यान करना, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे, और यानी अंतिम समय में उन्हें ऐसी बीमारी से मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया कि वो दिखने में कैसे थे, कैसा रंग रूप था। तो गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी वो हर व्यक्ति के लिए अपनापन रखते थे, चाहे वो कोई भी हो। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहा है कि मैं इस बात का 35 साल से साक्षी हूँ कि वह हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कह रहा है कि आज भी मुझे उनके गले लगाने का एहसास होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी ऐसा लगता था कि उनसे बात करने के बाद कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। वह हमेशा हमारे हंसी मजाक में शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों का मतलब जब भी किसी विषय पर चर्चा होती थी, गंभीर बहस, किसी भी मुद्दे पर जब गंभीर बहस होती थी उसमें भी शामिल होते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और हमारी रचनाओं पर बिना कहे वो अपनी राय और सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। कहने का कि विदेशी होने के बावजूद भी वो हमारे साथ एक भारतीय की तरह व्यवहार करते थे। उनके अंदर विदेशी जैसे कोई गुण दिखाई नहीं देते, वो भारतीयों की तरह व्यवहार करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हुए। यानी अपने बेटे के प्रति जब उन्होंने देखा कि पहली बार उन्होंने अनाज का दाना उसके मुंह में खिलाया, तो उस समय को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मानो उनका तैरता हुआ वात्सल्य दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि फादर बुल्के जो हैं वो देवदारू हैं और उसकी छाया में सोया हुआ उनका बेटा है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक को पुराने समय की याद आती है और वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है मानो आज भी वह इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। वह हमारे पास आकर रुकती है और ऐसा लगता है कि वह साइकिल हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए वे उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। कभी कभी एक्साइटेड होते हुए देखा, लेकिन क्रोध में नहीं देखा। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन और माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। किसी ने एक बार उनसे प्रश्न किया, क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने कहा, मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जो कि यूरोप में स्थित है। घर में किसी की याद? तो फादर बुल्के कहते हैं, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते और जब भी माँ के बारे में चर्चा होती थी तो माँ की यादों में डूब जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता उनके
व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। एक भाई का काम करता है उसका परिवार। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर बल्कि कहते हैं ये तो प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत चाहूँगा। तो भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई, वो भारत आ गए। पहले जीसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। आज हम सिर्फ 2 पृष्ठों की चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में हम शेष बचे हुए 2 पृष्ठों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन 2 पृष्ठों को पढ़ें और समझें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।